हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले पॉडकास्ट में हमें अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट जिसमें मैं अनुभव सर के साथ करूंगा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और अनुभव सर हमें आज बताएंगे आपके बहुत सारे क्वेरीज़ के सही सही आंसर्स, जिसमें हम जानेंगे कि डीयू को लेकर क्यों इतना हो हल्ला मचा हुआ है, बच्चों में आखिर डीयू का क्रेज़ कैसे है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि कम मार्क्स लाने पर भी मिल रहा है एसआरसीसी, तो वो जादू जानेंगे अनुभव सर से। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिसनर्स को एक हैप्पी होली। आपको लग ही रहा है मैं ट्रेडिशनल में हूँ, कहीं से होली मिलन से ही आ रहा हूँ, और विशिंग एवरी लिसनर अ वेरी वेरी हैप्पी होली। बिल्कुल, मेरे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, सबसे पहले मैं आप सवालों की लिस्ट आज लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मेरे पास सवालों की छड़ी है, उसमें पहला क्वेश्चन सबसे पहले मेरे पास है कि हर कोई डीयू 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 क्यों कर रहा है, आखिर हर कोई डीयू के पीछे ही क्यों भाग रहा है? देखिए, हमारे जो मैक्सिमम लिसनर्स हैं या फिर हम भी जहाँ बैठे हैं वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया मतलब व्यापार, बिजनेस। जहाँ जहाँ भी बिजनेस एजुकेशन होगी ना, वहाँ पे कॉमर्स एजुकेशन के कॉलेजेस का हाइप होगा ही होगा। जैसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री कौन सी है? बॉम्बे। तो वहाँ पे भी कॉमर्स एजुकेशन का बहुत हाइप है। दिल्ली में, गुड़गांव में बिजनेस है, नोएडा में बिजनेस है, इतने सारे ट्रेड्स एंड बिजनेस है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स एजुकेशन के लिए बहुत रेनाउंड है। दूसरा रीजन क्या है कि हमें सब इंडियंस का मतलब क्या? वैल्यू फॉर मनी। खर्चेंगे हम 1, लेंगे हम 100। बिल्कुल। तो हमें जब वैल्यू फॉर मनी चाहिए वो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलता है। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट देती है? 10 to 20,000 रुपीज़ साल का खर्चा होता है और लैक्स में पैकेजेस देती है। लास्ट ईयर के अगर हम पैकेजेस देखें तो 46.8 लाख रुपीज़ हाईएस्ट पैकेज। इमेजिन करिए, आप पूरे साल में 20 मैक्सिमम 25,000 रुपये खर्चते हैं अपनी एजुकेशन पे, और उसके बाद आपको 46 लाख का पैकेज मिलता है। तो आरओआई भी तो देखिए, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट पे इतना आरओआई दे दे कि 20,000 साल का खर्च कर रहे हैं हम पढ़ाई पर और पैकेज लग रहा है 46 लाख का। 46.8 सर। अच्छा, 46.8 लाख का, ठीक है। अब इसमें तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, स्कूल तो हमें जाना है प्राइवेट, हाँ। यूनिवर्सिटी चाहिए हमें गवर्नमेंट। बिल्कुल। अच्छा, चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। 100+ ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है, 102 साल चल रहे हैं इस टाइम। ओके। 102 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी तो नोन भी है, पेरेंट्स भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरे जो नाना है वो एसआरसीसी के ग्रेजुएट है। अच्छा। अब तो खैर नहीं रहे, पास्ट टेंस में ही बोलूंगा, बट वो एसआरसीसी में उनके लेक्चरर कौन होंगे? गेस करिए, अकाउंट्स कौन पढ़ाते थे? एचएस ग्रेवाल सर। टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल सर। ओह, क्या बात। तो अब अगर वो एसआरसीसी ग्रेजुएट है, इंडियन ऑयल कंपनी में काम कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर है, साउथ दिल्ली में 3-3, 4-4 घर हो चुके हैं उनके, इतनी सारी चीजें हैं, तो वो सक्सेस स्टोरीज देख के हम लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तो आज हम भी सोचते हैं कि हम भी एसआरसीसी जाएं या साउथ दिल्ली में इतने सारे घर ले लें जैसे उनके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हाँ। ये 3-4 रीजंस हैं, वैल्यू फॉर मनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 102 साल पुराना ब्रांड, ओल्ड इज गोल्ड, ये सारे रीजंस की वजह से डीयू। ठीक है। तो सर, इसी से मेरा एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि हमारे जो लिसनर्स हैं उसमें बहुत सारे बच्चे टियर 2 सिटीज़ के हैं। अब क्या उनका भी सपना ये पूरा हो सकता है कि वो एसआरसीसी या डीयू जा सकते हैं, या सिर्फ ये दिल्ली वालों को ही प्रेफरेंस मिलती है? उनके लिए तो ब्लेसिंग है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। अब ये सीयूईटी का भी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। थैंकफुली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सबसे खास बात क्या होती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। अब बच्चे कहते हैं मुझे दिल्ली में पढ़ना है, तो दिल्ली में पढ़ने के क्या ऑप्शन हो गए? या तो आप डीयू चले जाओ, या एग्जाम्पल आप आईपी यूनिवर्सिटी चले जाओ। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली का कोटा उसमें लगता है। अच्छा। तो जो दिल्ली में रहता है उसको एडवांटेज है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें कोई कोटा नहीं है। तो मतलब अगर बच्चा दिल्ली से नहीं भी है तो भी उसको सेम प्रेफरेंस मिलेगी जो किसी दिल्लीइट को मिल रही है। दिल्ली का हो या दिल्ली से नहीं हो, सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड हो, अल्टीमेटली सबके लिए द कंपेटिटिवनेस इज सेम। इसीलिए दिल्ली से बाहर वाले बच्चे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई
करते हैं। फॉरगेट अबाउट टीयर 2, फॉरगेट अबाउट टीयर 3, फॉरगेट अबाउट टीयर 4 यूनिवर्सिटी, स्टेट्स और सिटीज, हर जगह से ही लोग अप्लाई करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप किसी भी शहर में हो और आपका भी सपना है एक ऐसे कॉलेज में जाना या ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना जहां ROI सर ने बोला कि इतना बेहतरीन है, 20,000 रुपये साल का खर्च करना है और 46.8 लाख का पैकेज लग रहा है, तो फिर तो क्या ही कहने। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि कॉमर्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं देखने वाले, उन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कोर्सेज DU में अवेलेबल हैं? सबसे पहले तो ये देखा जाए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाइप है वो मेनली कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जो साइंस वाले हैं वो तो पहला इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। और जो साइंस इंजीनियरिंग नहीं करते वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ पे चैनल पे ज़्यादातर लिसनर्स कॉमर्स वाले हैं, तो सबसे पहले कॉमर्स का जो फेवरेट कोर्स होता है वो होता है BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम। और वो ना एक नेचुरल फिनोमिना है। वो नेचुरल फिनोमिना क्या है कि हमने 11वीं और 12वीं में कॉमर्स पढ़ा है, तो बट नेचुरल है अगले साल भी क्या कंटिन्यू करेंगे, कॉमर्स। तो BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम हो गए टॉप 2 प्रोग्राम्स। अब जैसे आपने 46.8 लाख बोला, लोगों को पैकेज समझ में आया, लोगों को समझ में आया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो सबसे ज्यादा है इकोनॉमिक ऑनर्स में। अच्छा, इकोनॉमिक ऑनर्स की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं DU में। अच्छा, और BCom ऑनर्स की अच्छी लगती हैं, बट बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स की लगती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सर ने बहुत अच्छा बताया कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा पैकेज चाहिए तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पैकेज ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए ना, इकोनॉमिक्स जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। BCom के बारे में मैं बताता हूँ, इको जो है वो मल्टी डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि अगर आपका इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, या फिर आपकी लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छी है, मतलब भाषाएं अच्छी हैं, तो आप पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस, MUN, इन सब चीज़ों में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इको में इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी स्ट्रांग है। राइट। दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग है। तो वहां पे आप स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, कमर्शियल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, ऑडिट एनालिस्ट, टैक्स एनालिस्ट, इन सब जगहों पे जा सकते हो। तो एक तो हो गया वो इकोनॉमिक्स जो कॉर्पोरेट साइड पे लेके जाता है, दूसरा इकोनॉमिक्स वो हो गया जो पॉलिसी मेकिंग की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और इको ऑनर्स में दोनों दरवाजे खुले हैं। और फाइनेंस हम जानते हैं उसका बेस वो इको है। तो वर्सेटैलिटी की वजह से ना इको ऑनर्स की थोड़ी सी प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा ही है। थोड़ी सी क्या मतलब, डिफरेंस काफी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इको में क्योंकि मैथ्स है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो मैथमेटिकल और फाइनेंशियल एक्यूमेन बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा है। और फिर तीसरा मुझे लगता है कि उसमें साइंस, आर्ट्स सभी के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स कॉमन सब्जेक्ट है जो पढ़ते भी हैं बच्चे। करेक्ट। आपको सिर्फ मैथ्स होने की जरूरत है, तो आप इको ऑनर्स कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आई होप बच्चों को ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पता चला होगा कि इको ऑनर्स बहुत अच्छा कोर्स है इन टर्म्स ऑफ पैकेज, और उसके लिए लेकिन आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है। अभी आपका क्वेश्चन आगे कंटिन्यूशन में लेते हैं कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट क्या कर सकता है। वो BCom ऑनर्स कर सकता है, BCom प्रोग्राम कर सकता है, इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकता है। ठीक है। और जो बच्चे बाद में MBA करने का सोच रहे हैं, क्योंकि लोग BCom और इकोनॉमिक्स के बाद MBA करते हैं, वो मैनेजमेंट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके क्या ऑप्शन है? दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक मैनेजमेंट का कोर्स देता है, BMS, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो सिर्फ DU ऑफर करता है। राइट। उसके अलावा जिन लोगों का मैथमेटिकल स्किल्स अच्छा है वो BBA FIA के लिए जा सकते हैं। अच्छा, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, हेज फंड हो, तो वो फाइनेंस की पूरी नॉलेज देता है। ओके। साथ में DU का एक और प्रोग्राम है जो BBE का है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। राइट। तो BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम तो विदाउट मैथ्स कॉमर्स अप्लाई कर सकता है, और कॉमर्स विद मैथ्स वाला भी कर सकता है। लेकिन इको ऑनर्स, BMS, BBA FIA और BFIA, इसके लिए मैथ्स जरूरी है। BBE सॉरी, इसके लिए मैथ्स जरूरी है। ओके। अब क्या है, हमारे पास मैथ्स नहीं है लेकिन हम इको पढ़ना चाहते हैं, तो BA प्रोग्राम जो है उसमें हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अच्छा। जैसे BA प्रोग्राम होता है हिस्ट्री में, BA प्रोग्राम होता है पॉलिटिकल साइंस में, वैसे ही BA प्रोग्राम होता है कॉमर्स एंड बिजनेस में। अच्छा। BA प्रोग्राम होता है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में। ओके।
तो वो बीए वाले प्रोग्राम ले सकता है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वाला है। ठीक है, तो बिना ये मैथ्स के। हाँ, ये एडिशनल ऑप्शन हो गई। ठीक है। अब कॉमर्स है लेकिन लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, तो इंग्लिश ऑनर्स भी कर सकता है स्टूडेंट। वो मार्केटिंग में जा सकता है या तो बीएमएस का कोर्स करके या फिर मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके। ठीक है। अब बैचलर्स ऑफ मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मीडिया एंड जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, ये सारे प्रोग्राम्स डीयू के अवेलेबल हैं जो एक कॉमर्स स्टूडेंट को फेवर करते ही हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए सर ने और आई होप आपको पता चला होगा। तो आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं। एक और नोटिफिकेशन में बताना चाहता हूँ लिसनर्स को, ध्यान से सुनिए। कॉमर्स है और 10th स्टैंडर्ड में करना चाहते थे कुछ साइंस से रिलेटेड, तो सपना अभी टूटा नहीं, रीलिव कर सकते हो सपने को। मैथमेटिक्स है ना, बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लो। अच्छा, वो हम कर सकते हैं अभी। यस, बीएससी कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, सिर्फ मैथ्स चाहिए उसके लिए। और कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है विद मैथ्स। मैथ्स चाहिए उसके लिए। ठीक। मैथमेटिक्स के कोर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के कोर्स हैं, तो ऑप्शंस अनलिमिटेड है। मतलब आप वैसे पॉल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले भी कर सकते हो, उसमें कोई रोकेगा नहीं आपको। लेकिन कॉमर्स स्पेसिफिक जो है वो ये सारे ऑप्शंस हो गए जो मैंने अभी बताए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले। तो मतलब डरने की बात नहीं है, आपने कॉमर्स अगर ली है या कॉमर्स विद मैथ्स है तो मल्टीपल ऑप्शंस खुले हुए। करेक्ट। अच्छा सर, ये और एक क्वेश्चन है कि कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं डीयू के लिए? क्योंकि बच्चा तो सपने देख रहा है कि मैं भी डीयू जाऊंगा, तो कंपटीशन लेवल क्या है, एक बार वो आप बताओ। ये कंपटीशन लेवल ना अनफॉर्चुनेटली गूगल ने, ब्लॉग्स ने, थंबनेल्स ने, इंस्टाग्राम ने बच्चों को डरा बहुत रखा है। अच्छा, हद से ज्यादा डरा रखा है। वो आता है CUET अप्लाइड बाय 16 लाख एप्लीकेशंस, DU ओनली 70,000 सीट्स। अच्छा, तो सुन के तो डर लगता है। 17 लाख बच्चे, हाँ। 70,000 सीटें। अरे मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। CUET में 13, 14, 15, 16 लाख हो सकते हैं। उनमें से DU में अप्लाई करने वाले जो हैं वो हमेशा 2.8 to 3.2 लाख के बीच में रहे हैं। अच्छा, तो एवरेज पकड़े तो 3 लाख। आप पिछले 10 साल का डेटा भी अगर उठा लेंगे तो 2.8 होगा या 2.6 होगा मिनिमम, और 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख बच्चों से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ऑन एन एवरेज पकड़े तो 3-3.25 लाख बच्चा डीयू के लिए अप्लाई कर रहा है, जिसमें से 70,000 बच्चों का हो ही जा रहा है। 70,000 सीट्स हैं। हाँ, अब देखो इसमें एक और कैच आ गया। 70,000 सीटें, हाँ। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम की 15,000 प्लस सीटें। अच्छा, और 90,000 से 1 लाख एप्लीकेशन वो है जो बीकॉम के लिए अप्लाई करता है। अच्छा। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहां कंपटीशन 1 आउट ऑफ 6 हो? क्या मुश्किल है? 15,000 बच्चे हो गए, 15,000 सीटें हो गई, 15,000 से ज्यादा है वैसे। अच्छा, 15,000 सीट्स हो गई और 90,000 से 1 लाख एप्लीकेशन हो गए, तो 1 आउट ऑफ 6 हो गया। बिल्कुल। इको की कुछ 2700 to 2800 सीट्स हैं। 2700 से 2800 सीटों के लिए 60,000 एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, तो जो एप्लीकेशंस हैं डीयू के हो सकते हैं 2.8 to 3.5 लाख, लेकिन बीकॉम और उसमें से बीकॉम कितने हैं, उसमें से इको कितने हैं? तो वो तो कम है बहुत। सिर्फ एक इंग्लिश ऑनर्स ऐसा कोर्स होता है जिसमें लास्ट 3-4 सालों से देखा गया है कि 1,05,000 to 1,10,000 एप्लीकेशंस होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा इंग्लिश में होते हैं। और कितनी सीट्स हैं उसमें सर? इंग्लिश में थोड़ी कम सीट्स हैं। इंग्लिश में आपको मिलेंगी तकरीबन 4,500-5 हजार की सीट्स के आसपास। अच्छा, तो वहाँ कंपटीशन फिर भी थोड़ा सा है क्योंकि एप्लीकेंट ज़्यादा है। एप्लीकेंट ज्यादा है ना, स्ट्रीम न्यूट्रल ऑप्शन हो गया। तो कॉमर्स के आप बच्चों के लिए तो मतलब जो सर ने बताया, आप ये समझो अगर 1 लाख एप्लीकेंट्स भी बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहा है तो 15,000 सीट्स हैं, तो बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। 1 आउट ऑफ 6 है बस। तो आपको बस 6 बच्चों से ज़्यादा लाना है। हर 6 बच्चों में एक बच्चा सेलेक्ट होगा। करेक्ट। ठीक है, ठीक है। इतना तो कंपटीशन होगा भी ना। हाँ, ये भी बात है। इतना नहीं होगा तो रिवॉर्डिंग ही नहीं होगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटा सिस्टम क्या है एग्जैक्टली डीयू के अंदर? देखिए, कोटा सिस्टम ना बहुत सारे हैं। अगर आप ये देखें, माता सुंदरी, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, खालसा कॉलेज, वहां सिख कोटा है। अच्छा। यही अगर आप सेंट स्टीफेंस, जीसस एंड मेरी देखें, वहां क्रिश्चियन कोटा है। अच्छा। कुछ कॉलेजेस में कश्मीरी माइग्रेंट्स का कोटा है। ओके।
कुछ गर्ल्स कॉलेज हैं। कुछ क्या बेसिकली 91 कॉलेजेस हैं, उनमें से 24 गर्ल्स कॉलेज है। अच्छा गर्ल्स का आपने नाम लिया तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हो गया था। अच्छा। फिर स्पोर्ट्स कोटा भी है। एनसीसी जिन्होंने किया सर्टिफिकेट लेवल 3 पे, उनका भी कुछ ना कुछ कोटा है। अच्छा, तो कोटाज अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉलेजेस में है। ओके। अब शूटिंग कुछ कॉलेजेस में एक्सेप्ट होता है, बाकी कॉलेजेस में एक्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, तो कोटा जो है वो कॉलेज टू कॉलेज और कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। ओके। अब इसमें जो मेजर कोटाज हैं जो हर कॉलेज में होते हैं वो बताओ सर। वो है SC, ST, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर। मैं दोबारा बोलता हूं, SC, ST, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर। EWS क्या है सर? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अच्छा। अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल रिटर्न इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी में आ रही है तो आपको कुछ कोटा मिलता है। अच्छा, ये हर कॉलेज में है? ये हर कॉलेजेस में है। ठीक है। SC, ST, EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर। सर ये एक बार डिफरेंस हमारे ऑडियंस को जरूर बताना, OBC क्रीमी लेयर और OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये क्या डिफरेंस है? OBC नॉन क्रीमी लेयर और OBC क्रीमी लेयर में फर्क ये है कि नॉन क्रीमी लेयर गवर्नमेंट ने एनुअल इनकम से कुछ लेवल नीचे को नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा। इस टाइम पे एज ऑन मार्च 2025 वो इनकम का थ्रेशोल्ड है 8 लाख। अच्छा। पहली चीज आप OBC होने चाहिए विच इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद जो नॉन क्रीमी लेयर है वो है एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे अभी। ओके। नॉन क्रीमी लेयर को हर बार मतलब वो कुछ सालों में या कुछ टाइम में ना रिवाइज करते हैं कि कौन सा थ्रेशोल्ड है। डिपेंडिंग के इन्फ्लेशन क्या चल रही है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, फैमिलीज कितनी इनकम पे अर्न करती हैं। बट अभी जो चल रहा है नॉन क्रीमी लेयर वो 8 लाख रुपीस का थ्रेशोल्ड चल रहा है। अच्छा, तो सर इसमें कुछ मार्क्स का भी आइडिया दो बच्चों को कि जैसे आपने बताया कि कम मार्क्स में भी SRCC मिल रहा है, तो वो क्या मार्क्स थे और किस कोटा में मिल रहा है? अब पेन पेपर उठा लीजिए और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं ये प्योर अनुभव की वजह से है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा। मेरा नाम भी अनुभव है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। 2012-13 की ये बात है और 2012-13 से पहले कोटा सिस्टम जो चलता था वो चलता था ऑन अ कट ऑफ थ्रेशोल्ड बेसिस। मतलब कि अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ मेरे लिए 90% है तो वो 90% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी को अनरिजर्व्ड बोला जाता है। अच्छा। 90% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 90% अगर वो 12th में बच्चा लाया तो उसे कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 10% कम हो गया तो उसको लाने 80%? नहीं सर, 90 का 10%। अच्छा, 90 का 10% मतलब 9% कम पे 81 उसको लाने हैं। 81 पे एडमिशन उसका कैटेगरी स्टूडेंट का मिल गया। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो कैटेगरी होने के बावजूद 81 नहीं ला पाते थे। तो वो सीट्स क्या होती थी? खाली रह जाती थी, जनरल में कन्वर्ट हो जाती थी। ओके। 2012-13 एकेडमिक ईयर के बाद ये डिक्लेरेशन आई कि जो कैटेगरी सीट है वो सीट उसी कैटेगरी को मिलेगी। अच्छा, तो अगर वैकेंट रहेगी तो वो जनरल में कन्वर्ट नहीं होगी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट नहीं होगी तो 81 इतने वाले तो थे नहीं। अब क्या हुआ, परसेंटेज और गिरा दी। तो मतलब अगर 70 तक भी सीट्स फिल नहीं हो रही तो वो परसेंटेज और कम हो रही है। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है, हम 5 कट ऑफ्स निकालेंगे। आपको लगता है बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स 5 कट ऑफ्स तक जाता है? वो कैटेगरी सीट्स वाली तो जाती हैं। ओके। इसलिए आप देखते हैं अक्टूबर में भी कुछ सीट्स निकलती है जिसको स्पॉट राउंड बोला जाता है यूनिवर्सिटीज में। हाँ, निकलती हैं। वो सीट्स कन्वर्टेड सीट्स नहीं होती हैं, वो सीट्स होती है जिनकी परसेंटेज नीचे आ रही है। अब SRCC का लास्ट ईयर मतलब 2024 में अगर हम कट ऑफ देखें बीकॉम ऑनर्स का तो 782 था, राइट। मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करो 160 में से तो आपका SRCC होगा, तभी तक होगा, बस चौथे में तो बाहर। तो मतलब 160 में से अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप SRCC का सपना भूल जाओ। इको ऑनर्स का जो था वो 758 था, मतलब 42 मार्क्स गलत। 42 मार्क्स गलत मतलब 7 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो 160 में से। ठीक है। ये मार्किंग स्कीम इस बार नहीं चलेगी, इस बार पैटर्न चेंज हो गया। बिल्कुल, ठीक है, ये 2024 की इंफॉर्मेशन है जो ज्ञान दे रहा हूं।
अब इसमें हुआ क्या कि जो कट ऑफ्स मैं बता रहा हूं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बता रहा हूं। 782। रिजर्व कैटेगरी की देखो, ओबीसी कैटेगरी फॉर एन एसआरसीसी वाज 708 फॉर इकोनॉमिक्स, अच्छा फॉर ईडब्ल्यूएस 732, फॉर एससी इट वाज 626, फॉर एसटी इट वाज 556। अच्छा, तो 556 मतलब सबसे कम मार्क्स की पे cut भी off हो जाता है, पे लेकिन भी हो वो, जाता है। हाँ वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो ये पैटर्न भी ऐसे ही चलता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी देन एसटी। अच्छा, सो ये जो भी होगा वो रिजर्वेशन के बेसिस पे होगा। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, खालसा कॉलेज करोल बाग और माता सुंदरी कॉलेज, इसमें जो है वो गुरुबंधक सिख कमेटी के कुछ सीट्स होती हैं। अच्छा, जेएमसी और जो स्टीफेंस होता है उसमें क्रिश्चियन कोटा होता है। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। और स्पोर्ट्स कोटा में क्या सर रियायत होती है, जैसे जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं? स्पोर्ट्स कोटा में ना कुछ परसेंटेज स्पोर्ट्स का लिया जाता है। अच्छा, जैसे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो पिछले 2-3 सालों से कोविड के बाद बहुत कम हो गया स्पोर्ट्स कोटा, टू बी ऑनेस्ट। और स्पोर्ट्स कोटा आपको ट्रायल्स तक लेके जाएगा सिर्फ। अच्छा, अब ट्रायल में कैसा परफॉर्म करोगे वो डिपेंड करेगा। जैसे एक जमाने में एसआरसीसी में 50% स्कोर आपके 12th को देखा जाता था, 50% स्कोर आपका स्पोर्ट्स का देखा जाता था। अब सेंट स्टीफेंस में क्या होता था, 85% क्लास 12 देखा जाता था, 15% स्पोर्ट्स वगैरह देखा जाता था और 5% इंटरव्यू देखा जाता था। ये पास्ट टेंस बता रहा हूं आपको। ठीक है। तो स्पोर्ट्स का ना हर साल आपको अलग अलग रेगुलेशन मिलेगी, लेकिन वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल तक लेके जाएगा। मतलब एडमिशन श्योर शॉट है, ये नहीं। ओके। एक तो एडमिशन श्योर शॉट नहीं है, अगर एडमिशन हो भी जाएगा बहुत अमेजिंग हो स्पोर्ट्स में, तो जरूरी नहीं है जो कोर्स आप चाहते हो वो कोर्स मिले। तो अगर मान लो मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो भी मैं श्योर नहीं हूं कि मेरे को कॉलेज मिलेगा। ये नेशनल लेवल तो आप जानते हो ना, आप अच्छा, आपसे बेटर भी तो हो सकते हैं। अच्छा, आपकी नेशनल लेवल रैंकिंग भी होगी तो वो ट्रायल्स पे जाएगा। ओके। दूसरी चीज क्या है, वो स्पोर्ट उस कॉलेज में भी होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो फिर वो कॉलेज एलिजिबल नहीं करेगा। तीसरी चीज क्या है कि आपका कोर्स वहां पे सीट अवेलेबल होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा पे मैं इजीली बता सकता हूं इतना कोटा, इतना परसेंटेज है, इतना हो जाए, लेकिन कोटा स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स डिपेंड करेगा, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, कट ऑफ टू कट अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा उस कोर्स में। ओके। चाहिए मुझे इकोनॉमिक ऑनर्स, बट कॉलेज कहता है हम तो स्पोर्ट्स कोटा में आपको बीकॉम ही दे पाएंगे या बीकॉम ऑनर्स दे पाएंगे, देन। अच्छा, तो मतलब बहुत सारी इसमें परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसलिए अपने स्पोर्ट्स को अपने ट्रायल्स तक ही रखिए। ठीक है, उसको श्योर शॉट गारंटी नहीं समझना कि मैं तो अब कॉलेज पहुंच ही जाऊंगा और मनपसंद कोर्स मिल जाएगा। ओके, तो ये आपने सर काफ़ी अच्छा आई होप बच्चों का ज्ञान बांटा, बहुत चीज़ें इसमें क्लियर हुई। अब सर एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं सीधी बात ये पूछते हैं कि सर आप टॉप कॉलेज बताओ बीकॉम के कि कौन से, लिस्ट बता दो एक गिनती वाइज, रैंकिंग वाइज कि भाई ये ऐसे। पहली चीज़ ये देखिए कि बीकॉम ऑनर्स पूछ रहे हैं या बीकॉम प्रोग्राम पूछ रहे हैं। दूसरी चीज़, नॉर्थ कैंपस में जितने भी कॉलेजेस हैं जो बीकॉम प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली बेटर देन द अदर्स। अच्छा, क्योंकि क्या होता है, एक होती है कॉलेज प्लेसमेंट, एक होती है कैंपस प्लेसमेंट। तो नॉर्थ कैंपस में जब मैं बात करता हूँ तो एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू, रामजस, केएमसी, करोड़ीमल कॉलेज, उसके बाद खालसा कॉलेज। ऑब्वियसली अगर आप गर्ल स्टूडेंट है तो एलएसआर, जेएमसी, राइट, दौलत राम, ये सारे जो हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में ही आते हैं। ठीक है, मतलब पूरा नॉर्थ कैंपस आ गया ऑर्डर वाइज। हाँ, उसके बाद वेंकटेश्वरा कॉलेज साउथ कैंपस से, फिर भगत सिंह। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं तो एसआरसीसी मेरा टॉप मोस्ट होगा, नेक्स्ट बेस्ट एलएसआर इफ आई एम अ गर्ल चाइल्ड। ओके, उसके अलावा फिर हंसराज, हिंदू, रामजस, करोड़ीमल, उसके बाद खालसा और ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, और एलएसआर और एसआरसीसी में अगर लेट से मैं एक लड़की हूं और एलएसआर और एसआरसीसी दोनों मिल रहे हैं, तो फिर कौन सा प्रेफरेबल है? देखिए, डिपेंड करेगा आप लाइफ में चाहते क्या है। अब लास्ट ईयर आपकी जो स्टूडेंट यहाँ पे टॉपर थी, राइट, अब वो टॉपर स्टूडेंट में नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा जब तक स्टूडेंट का कंसेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, तो स्टूडेंट का एसआरसीसी भी हो रहा था, क्योंकि पराग सर की स्टूडेंट है तो अकाउंट्स में 100 ही आए थे उसके। अब उसका एसआरसीसी भी हो रहा था और उसका एलएसआर भी हो रहा था। अब एसआरसीसी और एलएसआर में उसने एलएसआर चूज किया। क्यों चूज किया? उसने तो करा, हाँ, क्यों चूज करा? क्योंकि उसका जो कम्यूटिंग है नोएडा से साउथ दिल्ली वो इजी है, और वो अब आपके साथ सीए भी पढ़ रही है। अब उसने सीए का जो फाउंडेशन लेवल है वो क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट लेवल पे वो है। उसने बोला कि नॉर्थ कैंपस से मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम है वो ज़्यादा है, साउथ कैंपस से मेरा ट्रैवलिंग टाइम जो है वो कम है, और मुझे साथ साथ सीए की कोचिंग भी करनी है और सीए की फिर इंटर्नशिप भी करनी है, जो आप कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, आर्टिकलशिप भी करनी है। तो उसने बोला जब ये मेरा 1.25 घंटे से 1 घंटा ज़्यादा सेव हो रहा है
तो फिर मैं साउथ कैंपस क्यों ना लूं। बट यस, अगर दोनों चीजें आ जाती हैं आपके पास, SRCC वर्सेस LSR, तो मैं हमेशा SRCC ही रिकमेंड करूंगा। उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, दैट LSR इज इन साउथ दिल्ली, इट्स नॉट इन साउथ कैंपस। साउथ दिल्ली थोड़ा ऑफ कैंपस है, मतलब LSR के campus 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में आपको गार्गी और कमला नेहरू मिल जाएगा। लेकिन और ऐसा बिल्कुल एडजेसेंट कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन SRCC में आप बैठे हो, आपकी क्लास है, 15 मिनट में आपका कंपटीशन हंसराज में है, रामजस में है, आपका कोई डिबेटिंग कंपटीशन करोड़ीमल में है, आपका फटाफट कोई पहुंच आर्ट कंपटीशन खालसा में, आप कूदे वहां पे कंपटीशन किया, वापस आ गए। समझ गया सर। कैंपस एनवायरनमेंट SRCC एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज जो है वो कैंपस में बेटर रहती हैं, राइट। इसीलिए एक रीजन है। अदरवाइज LSR इज अ फैंटास्टिक कॉलेज टू गो फॉर। बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन से कॉलेजेस ज़्यादा अच्छे हैं। सर इसी तरह कोर्स का भी क्वेश्चन है बच्चों का कि BCom ऑनर्स बेटर है, इको ऑनर्स या BMS, इन तीन में कौन बेटर है? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया कि जीन्स बेटर है, शॉर्ट्स बेटर है, या फिर केपरीज बेटर है, पजामा बेटर है। ठीक है। अब रात को सोओगे तो पजामा और केपरीज चलेगा, सुबह एथलेटिक्स के लिए जाओगे तो शॉर्ट्स चलेगी, और दिन में क्या है, ट्राउजर्स चलेगी। ध्यान से देखिए आपने करना क्या है। आपने सुबह जॉगिंग पे जाना है, आपने दिन में रहना है, या फिर रात को सोना है। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को फॉलो करना चाहते हैं, ऑडिट में जाना चाहते हैं, टैक्स में जाना चाहते हैं, फाइनेंस को अपनी लाइन में रखना चाहते हैं, बुक कीपिंग करना चाहते हैं, GST में जाना चाहते हैं, ऑडिट में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली BCom बेटर है। राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस में जाना चाहते हैं, कमर्शियल इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स करना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज में जाना चाहते हैं, तो इको बेटर है। अगर बाद में आपने MBA करना है, या फिर आपको फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, शार्क टैंक्स जैसी चीजें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो BMS करना चाहिए। तीनों के जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो मिलते जुलते हो सकते हैं, बट अगर आपको स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ये देखिए कि आपको चाहिए क्या, आगे गोल सेटिंग क्या है। तो BCom इज मोर टुवर्ड्स अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, GSTs and maybe little bit of finance. अच्छा। Pure finance is management. Economics is policy making, finance, econometrics, business economics, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ठीक है। तो मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। तो आप बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे कोर्स के पीछे मत भागो कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। जैसा सर ने बोला, पजामा भी अच्छा है, शॉर्ट्स भी अच्छे हैं, ट्राउज़र भी अच्छा है। आपको ये डिसाइड करना है कि अभी आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है, और उस हिसाब से फिर आप कोर्स को ऑप्ट करेंगे। हाँ, और जो न्यूट्रल गोल वाले हैं, तो वो कुछ नहीं पता, जो ROI देख सकते हैं। हाँ। अगर मैथमेटिकल स्किल्स अच्छे हैं और आप मैथ्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो चुपचाप इकोनॉमिक्स ले लो। अच्छा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ सीट्स कम है, और जो कम होती हैं उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इकोनॉमिक्स की। यस, वो नो ब्रेनर हो गया कि ROI तो मुझे इकोनॉमिक्स का चाहिए। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है और आप ये जानते हैं कि चलो मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो हमने पढ़ा है ना, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह चाहिए, तो फिर आप BMS ले लो। और अगर अकाउंट्स आपका पैशन है और आपको ये नहीं पता आगे क्या करना है, लेकिन पैशन अकाउंट्स है, तो फिर BCom ले लो। ये बहुत अच्छा बताया। तो अकाउंट्स में अगर मज़ा आ रहा है तो BCom ले लो, मैनेजमेंट करना है तो BMS, और नो ब्रेनर तो इको है ही। सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सर प्लेसमेंट जो होती है DU में, उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? क्योंकि बच्चे को अभी से ये भी तो मन में लालच आता है ना कि मैं इस कंपनी में काम करूंगा, तो DU में कौन सी कंपनियां आ रही हैं, टॉप कंपनी? एक इंसान जब इंजीनियरिंग करता है तो वो US में सिलिकॉन वैली जाने का सोचता है। सिलिकॉन वैली में जो टॉप कंपनीज है वो है मैंग माने M से मेटावर्स, A से अमेजॉन, A से एप्पल, N से नेटफ्लिक्स, G से गूगल। अच्छा, ये मैंग हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है जो DU में है, तो वो आगे सिविल सर्विसेज का सोचता है, वो तो प्लेसमेंट देखता भी नहीं। राइट। कॉमर्स का स्टूडेंट जो है, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए जो टॉप मोस्ट कंपनीज होंगी जो स्पेशली DU में बहुत ज्यादा फीचर करती हैं, वो है बिग फोर, राइट। डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग्स, KPMG एंड PwC। इसके अलावा बेन कंसल्टिंग का बहुत डोमिनेंस रहता है, जिसमें लोग जाना चाहते हैं। बेन कंसल्टिंग, जितनी भी कंसल्टिंग कंपनीज है, जैसे E-वैल्यू रिसर्च हो गई, राइट, बैंकिंग की कंपनीज हो गई, जैसे डॉइच बैंक और अमेरिकन एक्सप्रेस ने बहुत रिक्रूटमेंट करी है पिछले कुछ सालों में। डॉइच बैंक वाज द लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट, अच्छा, व्हिच वाज पेइंग।
तो बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री या फिर ये जो बिग 4 कंपनीज हैं ये मेजरली आती हैं। तो ऑडिट एनालिस्ट, टैक्स एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल रिसर्चर्स, ये कुछ प्रिलिमिनरी रोल्स होते हैं जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स ग्रेजुएट को मिलते हैं। तो अगर बच्चे ने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली DU से, तो ये कंपनियां उसको हायर कर सकती हैं। यस, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स में यही पोजीशंस और यही कंपनीज मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, तो आपने सुन लिया होगा, अच्छी कंपनीज हैं, नो डाउट। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन और है कि सर DU से हम बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स, या आजकल एक कोर्स है IPM या IM का। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ना तो तुम्हें DU मिला है ना तुम्हें IIMs मिला है। अगर दोनों मिले तो बताओ सर क्या करें। अब देखिए, बीकॉम में ना लोग आजकल बड़े स्ट्रैटेजिकल हो गए हैं, बड़े क्लेवर हो गए हैं। वो कहते हैं हमें अपने ऑप्शन सारे ओपन रखने हैं। तो बीकॉम ऑनर्स जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। राइट। अब 3 डोमेन में वो टॉप 3 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं जो उन्हें CBSE में पसंद है, या तो अकाउंट्स +2 या मैथ्स +2। ठीक है। हमने बोला भाई 4 सब्जेक्ट ले लो, तो वो कहते हैं सर चौथा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इससे बेटर है 3 को ढंग से पढ़ ले, उसमें नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल। अब वो पढ़ते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कॉन्ट, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स और लैंग्वेज। ठीक है। अब ये सेम चीज IIM रोहतक के एंट्रेंस एग्जाम में होती है। अच्छा। अब एक जगह तो मुझे मिल रहा है IIM रोहतक, लेकिन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप 25 कॉलेजेस नहीं मिल रहे। अच्छा। मुझे वो कॉलेज मिल रहा है जिसका टॉप प्लेसमेंट ही टोटल अभी तक 6 लाख गया है। मेरे को बॉटम से तीसरा कॉलेज मिल रहा है बीकॉम प्रोग्राम के लिए, और वहां मुझे IIM रोहतक मिल रहा है। तो बेटर है मैं IIM रोहतक। ऑब्वियसली। अब मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स में इतनी जान मारी, मैथ्स में मैंने इतनी कोशिश करी, और इकोनॉमिक ऑनर्स में मेरा ना टॉप 10 कॉलेजेस में नहीं हो रहा, लेकिन मेरा IIM इंदौर हो रहा है, तो IIM इंदौर ले लो। बिल्कुल। अब IIM इंदौर तो हो रहा है, लेकिन मेरा इकोनॉमिक ऑनर्स हो रहा है SRCC, LSR और हंसराज में, तो मैं बोलूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो। रीजन नंबर 1, IIM इंदौर अगर आप 5 साल नहीं कर रहे हो और 3 साल में एग्जिट कर रहे हो तो फायदा क्या? अच्छा। और IIM के टॉप 3 कॉलेज कौन से हैं? अहमदाबाद, बैंगलोर और कोलकाता। तो ये तो इंदौर है जो 5th रैंक पे है। आप 3 साल बाद दोबारा अप्लाई कर लेना। ओके, तो अगर SRCC, LSR ये टॉप कॉलेज मिल रहा है तो हाँ, फिर हम IIM इंदौर छोड़ सकते हैं। हाँ, तो वो कॉलेज वर्सेस कोर्स की लड़ाई हो जाएगी, जिसमें उस टाइम पे कॉलेजेस होने चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है विच क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस आर यू गेटिंग। ठीक है, तो ये मतलब काफी सब्जेक्टिव है, जब तक आपके हाथ में वो रैंक्स या वो सर कॉस्ट भी तो है। IIM की 5 साल की फीस लैक्स एंड लैक्स में है, और 2-4-5 लाख नहीं है, 25-25, 30-30, 35-35 लाख है। तो मुझे लगता है ये सुन के तो आधे बच्चे अब डिमोटिवेट हो गए होंगे। नहीं, 20,000 DU की फीस है। हाँ वही ना, तो DU में 20,000 और वहां पे लाखों की फीस। और अगर आप अर्न कर लोगे अपने कैपेबिलिटी पे, तो 2 साल वाला MBA कर लेना, उसके लिए रुका थोड़ा है। राइट, कैट देकर भी कर सकते हैं MBA। करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज यही लेकर आना था आपके लिए, और आई होप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी कुछ क्वेरीज दूर हुई होंगी। और अगर आपको पसंद आया पॉडकास्ट तो कृपया ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसा ही पॉडकास्ट और दोबारा लेकर आऊँगा, अनुभव सर को दोबारा पकड़ के लाऊंगा। बस आप अपनी क्वेरीज जो भी है नीचे ज़रूर मेंशन कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुलाकात करेंगे आपसे अब अगली वीडियो में, अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।